Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the chapter number 5 of your class 6 जिसका नाम था A Different Kind of School. ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है. इसमें आपको एक स्कूल के बारे में बताया गया था और स्कूल में कैसे कैसे बच्चों का माइंड डेवलप किया जाता है, कैसे कैसे उनको मतलब कि इस समाज में रहने के लिए कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, इस बारे में हमने एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मतलब कि एक डिफरेंट पढ़ाने के तरीकों को कुछ समझा था. तो आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. चलिए चलते हैं. देखिए वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 62 पे देखिए पहला आपका जो वो दे रखा है क्वेश्चन. ए पार्ट है पुट these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. क्या दे रखा है आपको, आपके चैप्टर में से कुछ पैराग्राफ की कुछ लाइंस यहाँ पर दे रखी है जो कि ऊपर नीचे है. एक वो सीक्वेंस के अंदर नहीं है, आपको इसका सीक्वेंस बनाना है और आपको पैराग्राफ बनाना है. इसके लाइंस को हटा करके इसको एक पूरे पैराग्राफ के अंदर लिखना है. तो कैसे लिखना है देखिए सबसे पहले आपके अंदर ये नीचे एक पैराग्राफ जो बना करके दिया गया है इसके अंदर देखिए आप क्या है. सबसे पहली लाइन, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. थोड़ी दूर पैदल पैदल चला जाए. देखिए कौन सी लाइन है इसके अंदर से, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक मतलब कि थोड़ी दूर वॉक पे चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. सिर्फ तुम ही मुझे चीजों के बारे में बता सकते हो. सेकंड लाइन कहां पर है, ऊपर वाली. ठीक है, तो इसको हमने इसके आगे लगा दिया. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर. अब ये जो उसमें आपको शायद ये पैराग्राफ पहचान में आ गया होगा, ये वो पैराग्राफ है जिसमें कि वो लड़की जो है आंखों पर पट्टी बांध करके, आंखों के ऊपर बैंडेज बांध करके वो ब्लाइंड बनती है. उसका जो ब्लाइंड डे होता है और हमारे जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं हमारे इस चैप्टर के, ये इस लड़की से बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों आपस में बातें करते हुए ये वाली जो ये पैराग्राफ है ये वो वाला पैराग्राफ है. ठीक है, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक. अब ये जो ऑथर है इनको बोलते हैं चलो थोड़ा सा वॉक पे चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. अब वो लड़की उनको क्या बोलती है कि चलो हम वॉक पे चलेंगे, लेकिन जो आगे होने वाली जो चीजें हैं वो चीजें आप मेरे को देख करके बताएंगे जिससे मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसकी आंखों पे तो क्या था, बैंडेज बंधा हुआ था. ठीक है, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर. वो लड़की उनको बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी जब आपका आज का दिन जो है वो खत्म होगा, क्योंकि वो लड़की उस दिन ब्लाइंड बनी हुई थी और ब्लाइंड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. उनको बोलती है तो दूसरे दिन है वो आज के दिन से मतलब कि ब्लाइंड डे से आधे भी खराब नहीं लगते. मतलब कि ब्लाइंड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि बाकी वाले जो दिन होते हैं जिसमें वो हैंडीकैप्ड बनते हैं, डम्ब बनते हैं, डीफ बन जाते हैं, तो वो चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती. सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है, ब्लाइंड होना. तो ये लड़की उनको बोलती है कि आज का जो दिन है ये जब खत्म हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही मुश्किल होता है बाकी दिनों के मुकाबले. Having a leg tied up and hopping about on crutch is almost fun. क्या बोलती है कि जब आपकी एक टांग को मोड़ करके बांध दिया जाता है और जब आप क्रच पर चलते हो, मतलब कि क्रच क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, जो लकड़ी की जो वो बैसाखी होती है जो हैंडीकैप लोग लेकर के चलते हैं, तो ये वो लड़की बोलती है कि जब आपकी टांग बांध दी जाए और आप एक वो क्रच लेकर के चलते हो तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट एक वो फन होता है. मतलब कि वो चीज करने में हमें मजा आता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे. वो लड़की बोलती है कि शायद वो डीफ बनना, डीफ लोग कौन होते हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं, तो हम बहरा बोल देते हैं. ठीक है, तो वो लड़की बोलती है कि बहरा होना भी या फिर ना सुनने वाला जो डे होता है वो होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है. एटलीस्ट नॉट एज मच, बस बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. लेकिन ब्लाइंड डे जो होता है वो बड़ा ही डरावना होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें हमको मुश्किल सामने आती है. तो यही वो पैराग्राफ की लाइनें हैं जो आपको ऊपर दे दी गई हैं. इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया, तो हमने इसका सीक्वेंस मिला करके यहाँ पर इसको एज ए पैराग्राफ लिख दिया. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में. ही है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर है. पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस्टर बीम्स स्कूल. आपको क्यों लगता है कि जो हमारे राइटर हैं वो उन्होंने मिस्टर बीम के स्कूल को विजिट किया था, वो क्यों घूमना चाहते थे मिस्टर बीम्स के स्कूल के अंदर, क्यों घूमना चाहते थे. द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस्टर बीम्स न्यू टीचिंग मेथड. क्योंकि जो राइटर हैं हमारे इस चैप्टर के, उन्होंने इस मिस्टर बीम के स्कूल के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, बहुत ही ज्यादा तारीफें सुनी थी.
So he visited her school to see the new playway method personally. इसलिए वो पर्सनली उस मेथड को जानना चाहते थे जिस मेथड से मिस्टर बीम है वो बच्चों को खेल खेल में अच्छी चीजें या फिर अच्छी बातें सिखा रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? ऐसा कौन सा गेम था जो कि स्कूल के हर बच्चे को खेलना पड़ता था? कौन सा गेम था? एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, इंजर्ड एंड लेम once in a term. It was a sort of game and training. हर बच्चे को लगभग मतलब कि हर एक बच्चे को उस स्कूल के हर बच्चे को क्या बनना पड़ता था? हर एक दिन क्या बनना पड़ता था? ब्लाइंड बनना पड़ता था, डीफ बनना पड़ता था। ब्लाइंड मतलब कि अंधा, डीफ मतलब कि बहरा जो कि सुन नहीं पाते हैं, डम मतलब कि जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगे, और इंजर्ड जो कि चोट लग जाती है किसी को, और लेम, लेम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम पैर से जब हम वो लंगड़े हो जाते हैं उस चीज को कहते हैं लेम। वंस इन अ टर्म मतलब कि वो टर्म मतलब कि उनकी बारी आती थी ऐसे एक एक करके कि हर बच्चे को एक एक दिन वो रोल प्ले करना पड़ता था, है ना। किस किस का? ब्लाइंड का, डीफ का, डम का, लेम का, ये सब वो क्या करते थे? एक एक दिन इस चीज का नाटक किया करते थे। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ गेम, ये गेम की तरह था और एक ट्रेनिंग की तरह भी था। मतलब ट्रेनिंग की कैसी? मतलब कि उनको जब ये लोग जो कि असलियत में जो ब्लाइंड होता है, जो डीफ होता है, जो डम्ब होता है, जो लेम होता है, उनकी तकलीफ को वास्तव में समझने के लिए उनको ये गेम खिलाया जाता था और ये उनकी ट्रेनिंग भी होती थी। इस ट्रेनिंग से क्या होता था? वो बच्चा कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ा पाता था बड़ा होकर के और उनकी तकलीफों को अच्छे से समझ पाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, complete the line, which day was the hardest, why was it the hardest? देखिए ये वाली लाइन आपके बुक के अंदर से दी गई है कि each term every child has one blind day, मतलब कि वही वाली लाइन है कि हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड बनना पड़ता है, एक दिन डम बनना पड़ता है, एक दिन डीफ बनना पड़ता है। वही वाली लाइन है और आपको इस लाइन को पहले तो कंप्लीट करना है और उसके बाद में which day was the hardest, कौन सा डे जो है सबसे ज्यादा मुश्किल होता था और why was it the hardest, और वो इतना मुश्किल क्यों होता था। इसका आंसर देखिए क्या है, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो इसके जो आगे वाली लाइन है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन मिलके क्या हुई कि हर बच्चे को एक ना एक दिन ब्लाइंड बनना पड़ता है, लंगड़ा बनना पड़ता है, इंजर्ड बनना पड़ता है और डम्ब बनना पड़ता है। तो ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद इसका आंसर क्या? इसका आंसर वो वाला कि सबसे हार्ड दिन कौन सा होता है? बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे। ब्लाइंड डे जो होता है बच्चों के, उसके अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो है वो डे होता था। द स्टूडेंट फेल्ट देन ही या शी वाज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। हर बच्चे को हर एक पल ऐसा लगता रहता था कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से टकरा सकते हैं, इसलिए उनको हमेशा उनके मन में जो है वो डर बना रहता था। इसलिए जो ब्लाइंड वाला डे था वो सबसे ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज? ये जो स्पेशल डेज हैं, मतलब कि इतने सारे, ये कभी लंगड़ा बनना, कभी गूंगा बनना, कभी ब्लाइंड बनना, तो इनका पर्पस क्या था? क्यों बनना पड़ता था बच्चों को? देखिए आंसर क्या है, द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून। क्या था, क्यों बनना पड़ता था? क्योंकि इन स्पेशल डेज पे जो बच्चा वो बनता था, उस बच्चे को उस दिन वो बन करके, चाहे वो ब्लाइंड बन करके, चाहे डीफ बन करके, चाहे डम्ब बन करके, ये महसूस होता था कि मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मतलब कि किसी की जिंदगी में कुछ बुरी घटना हो जाना, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाना, उसके असली टेस्ट का उसको पता चलता था, उसको असली फीलिंग का पता चलता था कि ये वाली जो चीजें जब किसी के साथ हो जाती है तो उसको लाइफ में कैसा फील होता होगा। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी, और इस चीज से वो कभी भी ऐसे लोग जब उनको समाज में आएंगे तो वो उनकी जरूर हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ना एक दिन उसका रोल निभा चुके हैं, तो उनको पता है कि कितनी दिक्कत हो रही होगी उस सामने वाले को। ठीक है, तो इसलिए वो मन से, दिल से उसकी हेल्प कर पाएंगे। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन, और ऐसी ट्रेनिंग से वो क्या बनेंगे? समाज के एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है? मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स बिलो। क्या है यहाँ पर? आपको कुछ फ्रेजेस दी गई हैं
और एक बॉक्स के अंदर उनकी मीनिंग दी गई। आपको क्या करना है, एक एक फ्रेज को पढ़ करके यहाँ से उसके मीनिंग ढूंढने हैं और फिर इसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए पहले से यहाँ पर ये हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, होम सिक। होम सिक मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से घर पे रहने की आदत। जैसे किसी किसी को बाहर घूमना या ज्यादा देर बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर बाहर घूमे तो उनको ऐसे मतलब ऐसे घर की याद आने लग जाती है। तो उस चीज को कहते हैं कि होम सिक। होम सिक मतलब वांटिंग टू बी एट होम, घर पे रहने की आदत। देखिए सेकंड क्या है, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मतलब ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर ये जो मीनिंग है आपके चैप्टर से कुछ वो रिलेट करते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकली जो आपके चैप्टर के अंदर एक चीज दे रखी है कि जो बच्चों को ये जो उनके डेज होते थे, जो ब्लाइंड जो कि ब्लाइंड डे होते थे, डम जो वो डे होते थे, डीफ जो डे होते थे, तो यहाँ पर उनको प्रैक्टिकली वो चीज जो है ऑलमोस्ट वो चीज करके दिखाते थे, जिससे उनको बेहतर समझ आ सके कि भाई उस आदमी को जो वास्तव में वैसा है उसको कैसी तकलीफ होती होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मतलब कि वास्तविकता से उसका सामना करवाना, या फिर ऑलमोस्ट मतलब कि लगभग वैसा ही। ठीक है, इट पेन्स मी। इट पेन्स मी का मतलब इट हर्ट्स मी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा दुख महसूस होता है, मतलब कि इस चीज से मुझे दुख महसूस होता है या फिर दर्द महसूस होता है। अप्रिशिएट, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। अप्रिशिएट का मतलब ऐसे होता है किसी की तारीफ करना। ठीक है, किसी को अप्रिशिएट करना मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। तो अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज, यहां पर इसका मतलब हो गया कि किसी की दिक्कतों को समझ पाना। ठीक है, थॉटलेस। थॉटलेस मतलब जो ज्यादा नहीं सोचता है। अब जो ज्यादा नहीं सोचेगा वो क्या होगा, नॉट वेरी केयरिंग। बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं होगा, जब वो किसी की भावनाओं की फीलिंग नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा उसका ध्यान भी नहीं रख पाएगा। एक्सरसाइज, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, का मतलब तो ये हो गया। और यहां पर इसका मतलब क्या है, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब कि किसी की स्ट्रेंथ या फिर किसी की ताकत की परीक्षा लेना, या फिर ऐसी चीज कि भाई किसी को हम मतलब कि किसी के विल की जो है वो परीक्षा लेना, एक तरीके से उसकी एक्सरसाइज करवाना। ठीक है, रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब होता है कि मतलब कि बहुत ही अच्छा महसूस होना। मतलब एक तरीके से हम किसी मुसीबत से जब बाहर आते हैं तो हम रिलीफ महसूस करते हैं, मतलब कि हम नई कंडीशन में चले जाते हैं। वेलकम चेंज, मतलब कि एक चेंज को हम वेलकम करते हैं। ठीक है, घैसली। घैसली का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा भयानक, डरावना, मतलब टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है ना भयानक रूप से कोई घैसली, या फिर ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा भयानक होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपके लिए, रीवर्ड दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरीज। आपको कुछ लाइंस दी गई है आपकी स्टोरी के अंदर से, आपको ये लाइंस पढ़नी है, फिर इनको रीवर्ड करना है, मतलब कि इनको अच्छे से नए शब्दों के अंदर इसको बनाना है। ठीक है, पहली लाइन क्या है, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस्टर बीम्स स्कूल। मैंने मिस्टर बीम के स्कूल में बहुत ही अच्छी बातें सुनी हैं। अब इसको हम ठीक से नए वर्ड्स में कैसे बनाएंगे, द राइटर हैड हर्ड पीपल प्रेजिंग द टीचिंग मेथड एट मिस बीम्स स्कूल। राइटर ने क्या सुना था, लोगों से ये सुना था कि जो मिस्टर बीम के स्कूल में है, एक अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखिए सेकंड क्या है, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने सोचा था। कैसी थी, मतलब कि एक तो वो मिडिल एज की थी, मतलब कि 40 से 45 उम्र की थी वो, उनकी उम्र मतलब इतनी थी, और फुल ऑफ अथॉरिटीज, उनके पास पूरी पावर थी। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि हमारे राइटर ने अपने वो सुना था। तो इसको हम दोबारा रीवर्ड कैसे करेंगे, द राइटर फाउंड मिस बीम अ मिडिल एज एंड डोमिनेटिंग वुमेन। मिस्टर बीम को जो है हमारे राइटर ने कैसे पाया, वो कैसी लगी उनको, वो ऐसी लगी कि एक तो वो मिडिल एज की थी, मतलब कि वही उनकी उम्र कितनी थी, 40-45 के बीच में, और एक डोमिनेटिंग वुमेन थी। डोमिनेटिंग मतलब कि उनके पास पूरी अथॉरिटी थी उस स्कूल की, मतलब कि पूरी पावर जो है वो उन्हीं के हाथ में थी। आगे देखिए क्या है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। मैं उस खिड़की के पास गया जहां से, उस खिड़की में से पूरे गार्डन का जो है वो व्यू दिख रहा था। अब देखिए इसको हम रीवर्ड कैसे कर रहे हैं, द ऑथर लुक्ड आउट द विंडो एंड सॉ ए लार्ज गार्डन। जो ऑथर ने जो है उस विंडो के पास गए और वहां से जाकर के उन्होंने पूरे विशाल गार्डन को देखा।
फोर्थ देखिए क्या है, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। ये आपके चैप्टर में से ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब उनके जो है डम्ब होने का जब वो दिन आता है, जब गूंगे होने का जब उनका दिन आता है, तो ये जो है ये मिस बीम उनको बताती हैं कि हम उनके फेस के ऊपर, हम उनके मुंह के ऊपर बैंडेज नहीं बांध सकते, है ना। बैंडेज नहीं बांधने से क्या होगा, ये उनकी असली विल पावर की परीक्षा होगी, मतलब कि असली इच्छा शक्ति की परीक्षा होगी। क्योंकि अगर उनके मुंह पे पट्टी नहीं बांधेंगे तो उनके बच्चों को अपनी इच्छा से ही चुप रहना पड़ेगा, वो बोल नहीं पाएंगे। इसको रीवर्ड देखिए कैसे करेंगे, द चिल्ड्रन हैड टू यूज देयर विल पावर टू कीप क्वाइट। बच्चों को क्या करना था, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना था चुप रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुकी है। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।